हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, अब फोन पे के यूजर्स यूएई में भी कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। कंपनी ने न्यूपे के साथ भी एक साझेदारी की है। और अगला बड़ा अपडेट आ रहा, 1 अप्रैल को आप नहीं बदल पाएंगे 2000 रुपए के नोट बैंकों में। आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि नए वित्त वर्ष के पहले दिन 2000 की करेंसी के नोट नहीं बदले जाएंगे। हालांकि 2000 रुपए की नोटबंदी के बाद लगभग 97% से भी ज्यादा नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं, लेकिन आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 8470 करोड़ रुपए के नोट अब भी जनता के पास हैं और इन्हें 1 अप्रैल को बैंकों में बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लगातार 3 तिमाहियों में वृद्धि दर 8% से ज्यादा रहना एक सकारात्मक संकेत है। ये कहना है देश की फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और उन्होंने कहा कि आगे भी जारी रहेगी तेज विकास दर। सभी राज्य सक्रिय रूप से इसे हिस्सेदारी के रूप में निभाएं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सेबी ने मर्चेंट बैंकर कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके पीछे वजह यह कि ये जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर वगैरह नहीं है इसके पास, और अब इस मर्चेंट के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकेगा। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, फरवरी में क्रेडिट कार्ड खर्च में सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि बैंकों के एसेट क्वालिटी को लेकर भी चिंता बढ़ी है और पिछले महीने फरवरी में 6.5% से भी ज्यादा रही कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट भी, जो कि जनवरी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस रही। चलिए बड़ी खबर है, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 600 वकीलों के पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी। दरअसल आपको पता होगा, कल देश भर से लगभग 600 से भी ज्यादा वकीलों ने देश के सीजीआई को पत्र लिखा और उस पत्र में न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। तो वकीलों के इसी पत्र पर मोदी बोले कि धमकाना कांग्रेस की संस्कृति है। हालांकि कांग्रेस पर यह आरोप लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया और कहा कि अपने पापों का दोष कांग्रेस को ना दें। वकीलों ने पत्र में देश के सीजीआई को लिखा, न्यायपालिका हमारी खतरे में है, क्योंकि आजकल ईडी वगैरह के और कोर्ट में ये मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसी वजह से वकीलों के एक बहुत बड़े समूह ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखा कि न्यायपालिका खतरे में है, दबाव से बचना होगा। तो प्रधानमंत्री ने ये जवाब भी दिया। हालांकि भारतीय न्यायिक तंत्र पर सवाल उठाने वालों को देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी जवाब देते हुए कहा कि न्यायपालिका पर हमें लेक्चर न दे दुनिया, क्योंकि अमेरिका ने जो केजरीवाल मुद्दे पर भारत के लिए बात कही थी उस पर उन्होंने ये कहा है। आगे बताऊंगा मैं आपको पूरी खबर विस्तार से। बाकी सीजीआई को जो वकीलों की चिट्ठी लिखी गई है उसमें लिखा गया कि एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, उथले आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, अब अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला अफस्पा कानून को लेकर। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। वैसे ये अफस्पा लोग क्या है, अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए ये अलग से कानून लागू किया जाता है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, चुनाव से पहले मनरेगा श्रमिकों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई है। अलग अलग राज्यवार अलग अलग बढ़ोतरी की गई है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में महज 7 रुपए बढ़े। तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी तंज कसते हुए कहा कि अब पीएम पूछेंगे क्या कीजिएगा इतनी बड़ी धनराशि का। और कहीं न कहीं देखा जाए तो 7 रुपए वाकई में बहुत ही कम बढ़ोतरी है। ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है। तो हालांकि कुछ राज्यों में अच्छी बढ़ोतरी की गई है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा मजदूरी गोवा में 34 रुपए तक बढ़ाई गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी हरियाणा में 374 रुपए हो गई और सबसे कम मजदूरी 234 रुपए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। ये देख सकते हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज भी कसा। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना में लगभग 10% तक मजदूरी बढ़ाई गई। तो सरकार के द्वारा मनरेगा के पारिश्रमिक में जो बदलाव किया है, इसका पूरा नोटिफिकेशन भी आप ये देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में टेबलवार अब कितनी मनरेगा मजदूरी हो चुकी है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अब तक की गई 6 दिन की पूछताछ में क्या क्या बाहर निकल कर आया सामने। कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई, रिमांड पेपर में ईडी ने पूरी सच्चाई बताई। वैसे आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत अभी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, यानी 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम। कल कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने अपनी पैरवी खुद की, और ऐसा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कोर्ट से कहा कि क्या गिरफ्तारी के लिए मात्र 4 बयान काफी हैं? तो इसके जवाब में भी ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। ईडी ने 2 दलीलें दी जिससे केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाई गई, ये देख सकते हैं आप। हालांकि ईडी ने एक और आरोप लगाया केजरीवाल पर और कहा कि वो हमें अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं और पूछताछ में भी हमारी बातों का गोलमाल जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में भारत ने अमेरिका को भी 2 टूक जवाब दिया और कहा कि विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है, क्योंकि केजरीवाल केस को लेकर भारत के इतराज के बावजूद अमेरिका ने फिर से कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। इस केस की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पहली बार 26 तारीख को यह बयान दिया था। और वे केजरीवाल के कल कोर्ट की सुनवाई के दौरान केस में क्या क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। ओके, और वही देखिए बड़ी खबर पॉलिटिक्स से जुड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने
8 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, रामटेक सांसद हटाए गए। और खबर है कि गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। बॉलीवुड एक्टर जो गोविंदा हैं, अब ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। पार्टी ने 8 नामों की पहली लिस्ट भी जारी की और उसमें कौन कौन से नाम शामिल है देख सकते हैं। और इसी बीच पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आती है कि देश की सबसे अमीर महिला कारोबारी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी हैं और न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी बल्कि ये बीजेपी में भी शामिल हो गई। सावित्री जिंदल, नाम तो इनका आपने सुना ही होगा, अब ये बीजेपी में शामिल हुई। मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री राम और भरत और खट्टर ने भी कुर्सी छोड़ सैनी को दी। सावित्री जिंदल का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, पूर्व सांसद और 2 पूर्व विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की। मुख्यमंत्री मोहन बोले कि बंडिंग का जमाना है, एक पेड़ पर दूसरा पौधा लगाया जाता है। कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, आपको पता होगा, विपक्षी दलों के लगभग 80,000 से भी ज्यादा नेता कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी का मकसद है कि ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचे। अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी को ज्वाइन किया। आखिर ये खेल क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी चल रहे लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच टीएमसी ने चुनाव आयोग से एक बार फिर से मोदी की शिकायत की और उन पर तीसरी बार आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। इस बार पीएम कृष्णानगर कैंडिडेट की बातचीत का मुद्दा है। जो कल ही मैंने आपको बातचीत बताई थी ना कि 8.5 मिनट तक फोन पर बातचीत की अमृता रॉय से पीएम मोदी ने, तो इसको अब पश्चिम बंगाल के सीएम का कहना कि आचार संहिता का उल्लंघन है चुनाव आयोग से। अच्छा, बिहार में भी देखिए, पूर्व सांसद अरुण कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी। कहा कि हम लोग माला जपने वाले साधु नहीं है, टिकट न मिलने से ये नाराज थे। इधर देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा। आईटी के फैसले के खिलाफ वाली याचिका को खारिज कर दिया, यानी कांग्रेस के बैंक अकाउंट अभी फ्रीज ही रहेंगे, है ना। तो ये कुछ देश में पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। मैंने आपको एक साथ राजनीति से जुड़ी सारी खबरें बता दी। और चलिए अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच बातचीत का एक वीडियो जारी होगा आज। एआई से लेकर डिजिटल पेमेंट तक दोनों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम बोले कि ये तो गजब है, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो आई और एआई दोनों बोलता है। गांव-गांव में महिलाएं उड़ाएं ड्रोन, पीएम ने बिल गेट्स से अपने दिल की बात भी कह दी। तो इस तरह से एआई से डिजिटल पेमेंट तक आज ये वीडियो में क्या क्या बातचीत होती है मैं आपको पूरा वीडियो डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, 55 करोड़ में नीलाम होगा नीरव मोदी का लंदन वाला बंगला। पीएनबी घोटाले मामले में भगोड़ा घोषित है अभी नीरव मोदी, आपको पता होगा। तो उनके लंदन वाले शानदार बंगले को अब नीलाम किया जाएगा। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में उनकी प्रॉपर्टी है। चलिए खबर है, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 28 साल पुराने एनडीपीएस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। और खबर है, 30 मार्च को नक्सलियों ने बीजापुर बंद का आह्वान किया। मोदी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप। और खबर है, सोनिया गांधी 6 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में करेगी जनसभा और इसी दिन कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी होगा। वह देखिए, बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। पहली बार देश के 2 बड़े उद्योगपति एक साथ आए, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। देखिए, रिलायंस ने अडानी पावर से मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी खरीदी और अडानी ग्रुप ने कुछ और बड़े फैसले लिए। अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में 6,661 करोड़ का निवेश भी किया। इस फैसले से स्टॉक में भी तेजी देखी गई। और अडानी ग्रुप की कच्छ पावर ने भी अपना प्रोडक्शन शुरू किया। हर साल 10 लाख टन कॉपर का प्रोडक्शन करेगी ये कंपनी। यहाँ 7,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो युवाओं को राहत देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना को युवाओं की जरूरत है। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये यूथ से धोखा है। अगर जरूरत महसूस हुई तो हम खुद ही अग्निवीर योजना में बदलाव करेंगे। भारतीय सेना के लिए एक और अच्छी खबर है, तेजस के एडवांस वर्जन मार्क 1 एक विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट सफल रही। इसमें एडवांस्ड रडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता है। वायुसेना ने 83 प्लेन का ऑर्डर भी दिया, तो इससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। सबसे अच्छी खास बात यह कि हमारे देश में ही बना मेक इन इंडिया फाइटर जेट तेजस का एडवांस वर्जन है ये। चलिए खबर देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले फिलिस्तीनियों से घर, जमीन और अधिकार छीने गए। चीन से विवाद पर भी उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, इससे पीछे नहीं हटूंगा। आजकल वो मलेशिया दौरे पर हैं और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल हमास जंग पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों से उनका घर, उनकी जमीन, अधिकार भी छीन लिए गए। सबसे बड़ा तथ्य इस जंग का यही है। चलिए अगली खबर देखिए, हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में जो कैफे में ब्लास्ट की घटना हुई थी, तो उसका एक साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ। आरोपियों को सामान मुहैया कराता था ये। एनआईए ने 3 राज्यों में छापेमारी के बाद उसको पकड़ा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। बांदा जेल में बेहोश होकर गिर गया था। उसके भाई ने कहा कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा था, लेकिन कल आखिरकार देर रात तकरीबन 8:30 बजे ये खबर आती है कि पहले उन्हें उल्टी की शिकायत हुई। बेहोशी की हालत में रात तकरीबन 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 9 डॉक्टर्स ने इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मौत के पीछे की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है, लेकिन उनका बेटा मेडिकल कॉलेज पहुंचा और बोला कि इलाज के नाम पर प्रशासन ने ड्रामा किया। पिता की मौत की सूचना मिलते ही कुर्सी से गिर पड़ा उमर, बोला जिंदा न देखने दिया। कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि 26 मार्च को मुख्तार को ठीक बताया था, लेकिन 28 को कैसे मौत हो गई। सवालों के घेरे में गिरा मेडिकल कॉलेज भी।
हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई। मऊ, बांदा और गाजीपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। मुस्लिम इलाकों में खास करके पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। वैसे मुख्तार अंसारी के परिवार की हिस्ट्री देखिए जरा। उनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके चाचा देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मुख्तार का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में सन 1963 में हुआ था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट है। किया EV9 बनी 2024 की वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर। डिजाइन और परफॉर्मेंस में वोल्वो EX30 को भी पीछे छोड़ा। इस साल ये भारत में भी आ सकती है ईवी। अभी ये इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च है। और भी वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2024 में अवार्ड विनर्स कारों की लिस्ट आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, है ना। वैसे भारतीय बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। दिसंबर 2024 तक भारत के मार्केट में 14 नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होगी। और अच्छी खबर ये कि इन कारों के मार्केट में आने से पहले ईवी के दाम भी घटने लगे हैं। अभी तकरीबन 1,20,000 रुपए तक सस्ती हुई नेक्सॉन ईवी भी। और एक एस्टिमेट के मुताबिक साल 2025 तक भारत में घरेलू इलेक्ट्रिक कार मार्केट का शेयर कितना हो सकता है देख सकते हैं आप अलग अलग कंपनीज के हिसाब से। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर युवाओं से जुड़ी बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि AI से 80 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराना है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी वजह से लाखों युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं दुनिया भर में। खास करके यूके में नौकरियों पर संकट ज्यादा छा सकता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी किस स्पीड से बढ़ रही है आपको पता है। और AI की दूसरी लहर से करीब 80 लाख नौकरियों पर खतरा होगा और कोई GDP नहीं होगी। कई मार्केट एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि AI गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के लिए ये सबसे बड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि आजकल तो ChatGPT, गूगल जेमिनी और अब सोरा आने वाला है आपको पता है। तो मार्केट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। कल ही मैंने आपको भारत में भी बेरोजगारी का आंकड़ा बताया था ना कि कुल बेरोजगारों में 83% युवा है और खास करके ज्यादातर पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है भारत में। तो उस पर भी अब देखिए केंद्रीय मंत्री बोले कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों पर निर्भर रहा देश, लेकिन अब घरेलू एजेंसियों के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, है ना। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना देश दुनिया की काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने से आप अपने DLS भाई के साथ जुड़ भी जाएंगे ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और डेली आपको काम के न्यूज अपडेट बताता रहूंगा। ओके, और बाकी अगर आपका दिल करे, मन करे, आपको लगे कि हाँ यार मेहनत तो की है DLS भाई ने, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। बहरहाल चलिए दोस्तों, अपनी बातें तो होती रहेगी, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा एक सेकंड भी। सीधे आगे बढ़ते मौसम अपडेट में देखिए आप। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 4 दिन बारिश का अनुमान है। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी की भी चेतावनी है क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, बिहार समेत भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। देखिए कुछ राज्यों के अपडेट फटाफट से। राजस्थान में आज से आंधी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, तेज हवा चलने की भी संभावना है। फलोदी और जोधपुर इलाकों में हीट वेव चली। आज 29 मार्च को राजस्थान के किन किन जिलों में बारिश की संभावना है ये देख सकते हैं आप। जो ब्लू कलर के जिले आप देख पा रहे होंगे ना इस नक्शे में, यहाँ आज बारिश हो सकती है और फिर इन जिलों में कल 30 मार्च को बारिश की संभावना है। ओके, ये मैप पर आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी फिर से बदलेगा मौसम। 30 और 31 मार्च को येलो अलर्ट है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ का भी ये मैप आप देख सकते हैं। 30 मार्च को इन ग्रीन इलाकों में बारिश हो सकती है और फिर 31 मार्च को भी इन जिलों में बारिश की संभावना है। ऐसे ही झारखंड में भी आज से बदलेगा मौसम। 30-31 मार्च को बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। 30-31 मार्च को झारखंड के अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। पंजाब के भी 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 29-30 मार्च को तेज हवाएं चलेगी। पश्चिमी विक्षोभ से 3 दिन तक बदला रहेगा मौसम। और बाकी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में तो 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा 4 दिन तक। बिहार में लू चलने की चेतावनी है। गर्मी सताएगी, अब टेम्परेचर और बढ़ेगा। ओके, और कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, केरल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो फिर से महंगे हो गए सोना चांदी। अब खरीदने के लिए आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे तो देखिए आप। सोना अब तक सबसे महंगा पहुंचा वापस 66,971 पर। इस महीने 4,000 से ज्यादा कीमत बढ़ी और चांदी भी फिर से 74,000 के पार निकली। अभी 24 कैरेट सोने का रेट 66,971 चल रहा है, जबकि चांदी भी 14 रुपए महंगी हुई, 74,011 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। ऑल टाइम चांदी का हाई रिकॉर्ड तो 77,000 तक भी पहुंच चुका है। राइट, मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि अभी अक्षय तृतीया जो आएगी ना, आखा तीज, जब शादी ब्याह के मुहूर्त वापस शुरू हो जाएंगे, उस दरमियान सोना और ज्यादा महंगा होगा, नया हाई रिकॉर्ड बनाएगा। धनतेरस तक आसमान छू सकता है। एक्सपर्ट बोले कि सोना अभी खरीदने में ही समझदारी है। हालांकि सोने में इस बढ़ते रेट के चलते एक रिपोर्ट आ रही कि मार्च में 90% तक घट सकता है सोने का आयात। रिकॉर्ड उच्च कीमतों से मांग भी घटी है। तो ये सराफा बाजार का अपडेट चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हरियाणा में एक नया आदेश जारी हुआ। अब 18 साल से कम व 40 साल से ज्यादा आयु के सदस्य दूसरी फैमिली से खुद की आईडी में मर्ज होंगे। फैमिली आईडी कार्ड को लेकर यह नया आदेश जारी किया गया। हरियाणा
सरकार की तरफ से, है ना। और वही देखिए टेक्नोलॉजी से बड़ा अपडेट, व्हाट्सएप में SMS भेजने के लिए भी अब आपको ₹2.30 देने पड़ेंगे। 1 जून से यह नया नियम लागू होने जा रहा। हालांकि टेंशन ना लो, ये चार्ज आपके हमारे नॉर्मल लोगों के व्हाट्सएप यूजर पर नहीं लगेगा, बल्कि व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज चार्जेस को लेकर मेटा कंपनी का कहना कि इंटरनेशनल वन टाइम पासवर्ड यानी इंटरनेशनल OTP SMS की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहा व्हाट्सएप। अभी आपको बताओगा कई सारी कंपनी के OTP भी व्हाट्सएप पर आने लगे हैं ना, तो अब इंटरनेशनल मैसेज भेजने की कीमत में करीब 20 गुना की बढ़ोतरी की गई है और व्हाट्सएप पर अब इंटरनेशनल OTP का प्राइस होगा एक मैसेज का ₹2.30 तक। चलिए अगली खबर है, अंतरिक्ष में स्टार्टअप की मदद से उपग्रह भेजने की तैयारी, स्काई रूट रॉकेट मोटर की जांच भी सफल रही। और खबर है कि हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर के निमंत्रण पर भारत पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा भी। उन्होंने राजघाट पर बापू को नमन भी किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भारत दौरे पर आए हैं। और चलिए खबर है, ईडी पर हमले हुए जिसके मामले को लेकर शाहजहां शेख को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बशीरहाट की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की अदालत ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को रिमांड पर भेजा है। जनवरी में इसी जिले में ईडी पर हमले की घटना हुई थी, आपको बताऊंगा, तो उसके बाद एक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अच्छा, अयोध्या राम भक्तों के लिए बड़ी शानदार खबर है, अब 24 घंटे कर सकेंगे रामलला के दर्शन। रामनवमी पर 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अयोध्या में इस बार रामनवमी बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य होगी और इसके चलते आदेश जारी किया गया कि 15 से 17 अप्रैल तक राम मंदिर में 24 घंटे दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आने वाले रामनवमी पर्व को ही देखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। और वैसे खबर है, कल 30 मार्च को हाथरस आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान में वोटर्स की संख्या का आंकड़ा देखिए, पहले चरण में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वोटिंग करेंगे। 120 साल से ज्यादा उम्र के भी 13 वोटर्स हैं। 36,000 से ज्यादा मतदाता घर से वोट डालेंगे, है ना। और वही एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब खून की जांच के लिए उपकरण स्मार्टफोन से कनेक्टेड होगा। ग्लूकोज और यूरिक एसिड का एक साथ पता लग सकेगा, पैसा और समय दोनों की बचत होगी इससे। ये एक नया सिस्टम खोजा गया है राजस्थान IIT जोधपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने, है ना। और बड़ी खबर आ रही, आम आदमी को फिर से लगेगा बिजली की महंगाई का बड़ा झटका। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में बदलाव किया गया। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 12 अप्रैल तक इस पर आपत्तियां भी मांगी हैं। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि प्रदेश में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में भी बदलाव किया गया है ना। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ रायपुर में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ। हर यूनिट 18 रुपए देना होगा चार्ज के हिसाब से। 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी। और छत्तीसगढ़ के सभी प्राइवेट कॉलेजों में अब NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ाई करवाई जाएगी। प्राइवेट के 2 लाख छात्रों की परीक्षा कैसे होगी ये अभी तक तय नहीं किया गया। और वैसे दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो महतारी वंदन योजना है उसमें भी अब हर महीने इस तारीख को मिलेगी इस योजना की राशि। तो सरकार का कहना दोस्तों की हर महीने की पहली तारीख को माताओं बहनों को उनके बैंक खाते में 1-1 हजार रुपए मिल जाएंगे इस योजना के तहत। ओके, चलिए अगली खबर देखिए, काशी विश्वनाथ से वैष्णो देवी तक नई ट्रेन का आगाज हुआ। वाराणसी जंक्शन से गुरुवार को कटरा के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन 31 मार्च की रात को वापसी करेगी। खबर है, पाकिस्तान से आई भाभी सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ी। पाकिस्तानी पति गुलाम का वकील पहुंचा सूरजपुर कोर्ट और कहा कि दोनों की शादी फर्जी है, FIR दर्ज कराई जाए। उसके पति गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है। और खबर है, बिहार डाक विभाग जारी करेगा विशेष कवर। दुनिया के पहले प्रीपेड टिकट के 250 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 31 मार्च को एक पटना में कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर है, हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा के रेट बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की NHAI को मंजूरी मिली। 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और बढ़ी हुई टोल टैक्स के नए रेट 1 अप्रैल 2024 से ही लागू हो जाएंगे। टोल की दरों में कितनी बढ़ोतरी की गई है देख सकते हैं आप। पुरानी रेटें क्या थी और अब नई रेटें क्या होगी। और दोस्तों, ना सिर्फ टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है बल्कि 1 अप्रैल 2024 से भी और भी कई सारे नए नियम बदलने जा रहे हैं। फास्टैग, आधार कार्ड, NPS, बैंक खाता, पेंशन समेत कई सारे नियम बदल जाएंगे। तो आज शाम को 7 बजे आपको DLS न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2024 से ही हमारे देश में क्या क्या बदलाव लागू हो जाएंगे नए वित्त वर्ष से। ठीक है, तो बिल्कुल आज ठीक 7 बजे DLS न्यूज पर आने वाले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ई बसों के खिलाफ निजी बस ऑपरेटरों ने चक्का जाम किया। जम्मू, कठुआ, सांबा में यात्री परेशान भी हुए। और वैसे लोकसभा चुनाव को लेकर भी जम्मू सीट के लिए अधिसूचना जारी हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए आदेश जारी हुए। 30 मार्च को पर्चा भरेंगे जुगल किशोर। और वही देखिए दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के परिवार में जश्न का माहौल। पंजाब के CM भगवंत मान एक बार फिर से पिता बने। उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने बेटी को जन्म दिया। मेनी कांग्रेट्स CM भगवंत मान को। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए कुछ शानदार एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। अब UGC नेट से होगा PhD में दाखिला। नए सत्र इसी साल से यह नया नियम लागू होने जा रहा। अब UGC नेट से होगा डायरेक्टली PhD में दाखिला, यानी विश्वविद्यालय अलग से आयोजित नहीं करेंगे कोई भी प्रवेश परीक्षा। इंटर
एंट्रेंस एग्जाम अब इसका नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि नेट के स्कोर से ही पीएचडी में एडमिशन हो पाएगा और नहीं देने होंगे मल्टीपल एग्जाम। इसी एजुकेशन सेशन से, इसी सत्र से ये नियम लागू होगा। अच्छा, इसके अलावा यूपीएससी आईएफएस 2023 इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। इस पोर्टल पर जानकारी आप चेक कर लें। और बिहार में देखिए दोस्तों, के पाठक के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, अब इन स्कूलों की टीसी होगी अमान्य। टेंशन में आए अभिभावक और छात्र भी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगली कक्षा में नामांकन को सिर्फ पंजीकृत व एनओसी वाले स्कूलों के ही टीसी मान्य होंगे। बिहार सरकार के इस आदेश के बाद काफी माता पिता टेंशन में है। चलिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में 665 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट इसकी 21 अप्रैल है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में भी 1300 से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1,12,000 रुपए तक होगी। और करंट अफेयर्स के हिसाब से एक और अपडेट बता दूं आपको, स्पेन कम्युनिकेशंस को मिला डिजिटल एजेंसी ऑफ द ईयर का खिताब इस साल 2024 का। ओके, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, फोर्ड्स गुरका 5 डोर जून तक लॉन्च हो सकती है। कंपनी ने एसयूवी का पहला टीजर भी जारी किया। थार 5 डोर और मारुति जिम्नी से इसका मुकाबला होगा। खेल समाचार से खबर है, आईपीएल 2024 के कल के मैच में राजस्थान की लगातार दूसरी जीत देखी गई। दिल्ली को 12 रन से हराया। सीजन में लगातार 9वां मैच जीती होम टीम। रियान पराग की 50 भी देखने को मिली। और गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सुनहरा है मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य। साल 2028 तक 6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है इसका रेवेन्यू। और खबर है, भारत के पहले डायनेमिक बटन वाले फोन का 12,000 से कम होगा दाम। लॉन्च से पहले इसकी खूबियां सामने आ चुकी हैं। दरअसल रियलमी अपने ग्राहकों के लिए 2 अप्रैल को रियलमी 12X 5G सबसे सस्ती कीमतों पर लॉन्च करने जा रहा है। इसके कुछ स्पेक्स भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, एलोन मस्क ने राहत दी है। 2500 वेरीफाइड फॉलोवर्स वाले ट्विटर यूजर्स जो है ना, उनको अब ट्विटर की प्रीमियम सर्विस फ्री मिलेगी। और ऐसे अगर 5000 फॉलोवर्स हो गए तो प्रीमियम प्लस सर्विस भी मुफ्त में मिलेगी, जिसमें AI चैटबॉट की सुविधा भी मिलेगी। मतलब ब्लू टिक वाले फॉलोवर्स चाहिए इतनी संख्या में, है ना। चलिए अगला अपडेट है, ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और इसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 50 करोड़ खर्च करेंगे। चुनाव से पहले 400 मंदिरों में CCTV लगाने की भी तैयारी की जा रही है ना। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों को नौकरी में जिम्मेदारी मिलेगी आज। कुंभ राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। मेष राशि के लोगों को परिवार का साथ मिलेगा और वृषभ राशि के लोगों को अपने काम की गति बढ़ानी होगी। कन्या राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें तो लाभ मिलेगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की आपके हिसाब से ये लोकसभा चुनाव के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। मतलब आप किसका नाम सजेस्ट करना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। आज हम एक सर्वे करते देखें कितने लोग चाहते हैं कि कौन देश का प्रधानमंत्री बने, जैसे राहुल गांधी, PM मोदी या अन्य कोई नेता, जो भी आप चाहते हैं जिसे भी, उनका नाम कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।